अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्मी प्रीचर। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वर्क एनर्जी है, और साथ में हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर इसमें इंक्लूड होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम तकरीबन 6 से 7 टोटल लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनमें एक लेक्चर के अंदर 2 चैप्टर्स कवर होंगे, और वो इस हिसाब से होंगे कि छोटे छोटे चैप्टर, लेकिन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। और इजी होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। और जहाँ पे कोई चैप्टर अगर मुश्किल होगा, बड़ा होगा, लेंथी होगा, तो उसका हम लेक्चर एक बना लेंगे। 2 चैप्टर लेक्चर वहाँ पे 2 चैप्टर इकट्ठे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्क एनर्जी, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। फोर्स एंड मोशन का आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर उसी में एडेड है, ठीक है। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। यानी एक ऐसे फोर्स की आप बात करें जो फोर्स कांस्टेंट है। लेट्स सपोज अगर 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये कि देखें, अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। लेट्स सपोज आप इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें अब वेक्टर है, वेक्टर की डेफिनेटली डायरेक्शंस है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर मुझे गाड़ी को चलाना है तो क्या मैं ऊपर से ज़ोर लगाऊंगा, इधर से ज़ोर लगाऊं तो गाड़ी आगे जाएगी, या इधर से ज़ोर लगाऊं तो गाड़ी आगे जाएगी? आप खुद सोचें, ठीक है। डेफिनेटली ऊपर वाली फोर्स लगाएंगे वो कोई भी काम नहीं करेगी। इट मीन्स जो इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप फोर्स इधर से लगाओ, आप फोर्स इधर से लगाओ, ठीक है। आप फोर्स कुछ इस एंगल से लगाओ, लेकिन एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है? एफ कॉस थीटा। मतलब ये कि एफ कॉस थीटा काम कर रहा है, एफ साइन थीटा कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। उसका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे, मूव करते हैं। तो अब ज़रा यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बन जाएगा वो क्या होगा? डब्ल्यू एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक हो गया। एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जब भी हो, ठीक है, तो उससे 2 चीज़ें आपने याद रखनी। डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा तो एक तो कॉस आएगा एंगल, और दूसरा डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट बनेगा वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता। सो अब अगर डेफिनेशन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात की हुई है, मतलब फोर्स के दोनों कंपोनेंट नहीं, एक कंपोनेंट, ठीक है। और वो कौन सा? एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए एक डेफिनेशन है, उससे कितनी चीज़ें आपको समझने को मिल रही हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जाउल है। जाउल को अगर फर्दर हम वो करके लिखें तो फोर्स का आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर आप डी भी ऐड करते हो तो वो साथ में एक एम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और भी इसका यूनिट है, सीजीएस सिस्टम है, दैट इज़ अर्ज। एक अर्ज जो है 10⁻⁷ जाउल के इक्वल होता है। अब अगर पूछा जाए अर्ज बड़ा यूनिट है या जाउल, तो याद रखिएगा जाउल बड़ा यूनिट, ठीक है। अगर एक जाउल जो है वो 10⁻7 अर्ज के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि देखो उधर माइनस में, तो उधर लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। यानी एक जाउल, अगर एक जाउल हो आपके पास, वो 10⁻7 अर्ज के इक्वल है। तो जाउल बड़ा यूनिट है, अर्ज छोटा यूनिट है। हाँ, अगर आप इसको इधर ले आते हो तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पे सवाल आगे, जरा इसको हल करते हैं। ये बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी बताओ, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर को है, ठीक है, और फोर्स जो है वो इस साइड पे है। अब यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप एफ डी कॉस थीटा का जो एंगल है वो लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास क्या है? सॉरी, कांस्टेंट कह रहा हूँ, फार्मूला क्या इस्तेमाल होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो ये किस एंगल में है? ऊपर की तरफ है। मतलब ये कि यहाँ पे साइन थीटा का एंगल यूज़ हो रहा है, कॉस थीटा यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। दैट्स वाई आप क्या करोगे, यहाँ पे उसने बता दिया कि कॉस थीटा इस साइड पे एंगल है, तो अगर इधर कॉस थीटा है तो इधर की तरफ साइन थीटा होगा, ठीक है। ये इन्होंने डायग्राम ऑलरेडी दी हुई है, पेपर में आपको डायग्राम दी होगी, फिर आपने हल करना है। तो अगर इसको फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एफ साइन थीटा का एंगल है वो यूटिलाइज हो रहा है, एफ कॉस थीटा नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई एफ कॉस थीटा जो है, एफ साइन थीटा इज द बेस्ट आंसर देयर, ठीक है। एफ डी साइन थीटा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क इज डन। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा में आपके पास जितना एंगल छोटा होगा, ठीक है, उतनी जो है कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। देखो ना, कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 वो होता है जी, अगर हमारे पास कॉस 0 तो 1 के इक्वल है। अब जैसे ही आप कॉस को 1 करोगे, 2 करोगे, 10 करोगे, 20 करोगे, जैसे वो बढ़ता जाएगा आगे कम होता जाएगा, और 90 पे जाके कॉस 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? यानी 0 पे मैक्सिमम है और 90 पे मिनिमम है। अब जितना कोई वैल्यू इसके नज़दीक होगी मैक्सिमम होगा, जो इसके नज़दीक होगी तो मिनिमम होगा।
अब इन सब में से देखें तो 20 जीरो के सबसे करीब है, सो दैट्स वाई इसमें मैक्सिमम होगा, ठीक है। एट राइट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क इन द बॉडी इज जस्ट 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क, कि कब 50% होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगाना है 50% यानी 0.5 होना चाहिए, तो cos 60 जब आप लोगे तो वो आएगा 0.5, ठीक है। मतलब अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करते हो 0.5 से तो वो आ जाएगा 50%, यानी एंगल 60 पे 50% वर्क डन होगा। पॉजिटिव वर्क डन कौन सा होता है, ये द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90, ठीक है, यानी 90 से कम है। अगर 90 से ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा ना, ठीक है। अगर 90 से कम होगा तो वो पॉजिटिव होगा, 0 से लेकर 90 तक अगर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, इससे ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आगे नेगेटिव वर्क, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 से बड़ा हो तो वो नेगेटिव में हो जाता है। जैसे cos 120 आप ले लो, ठीक है, तो जब इसका एंगल लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो जब नेगेटिव आएगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इफ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एज शोन द फिगर, तो वर्क डन आपने बताना है। अब देखो ये इधर फोर्स इधर को है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है, एंगल क्या बन रहा है, तकरीबन 125 का एंगल, जब 125 का बन रहा है डेफिनेटली 90 से बड़ा है, तो दैट मीन्स द वर्क इज नेगेटिव, ठीक हो गया। आगे जीरो वर्क कब होता है जी, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, और कब होता है स्पेशली सर्कल्स में, ठीक है। फोर्स इधर को होती है जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इधर को, 90 का एंगल बन रहा है और आपको पता है cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है आपके पास, वो होता है जी 0, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका आंसर 0 आ जाएगा। और ये कहाँ पे होता है, सर्कल्स में स्पेशली। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी हमेशा 0 होता है, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बॉडी, जो कि FD cos 90 और F0। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताऊँ, वो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना वो हमेशा नेगेटिव होती है, फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है ना वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो वो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, अगर गाड़ी चल रही है, खड्डे हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फोर्स है वो नेगेटिव होगा। इफ द बॉडी कवर्स नो डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज 0, देखो ना F है और D है, ठीक है, और तीसरा कॉज है। अब अगर कॉज 0 हो, कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी कोई एंगल का मतलब ये है कि ये गाड़ी खड़ी है, फोर्स भी इधर को है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को है, कोई इनमें एंगल नहीं बन रहा, तो तब भी cos 0 1 होता है, तो ये तो नहीं छेड़ेगा। हाँ, इनमें से अगर कोई 0 हो जाता है, या तो आप फोर्स नहीं लगाते या डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी चलती ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे फोर्स लगाते हो कि गाड़ी चलती नहीं है, तब भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अगर आप किताबें लेके खड़े हो जाओ पूरा दिन, आपको मैं वर्क डन कर रहा हूँ, तो ये वर्क डन नहीं होगा। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा ताकि डिस्टेंस कवर हो, सो देन वर्क इज डन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन बाय मैन पुशिंग द रिजिड वॉल। अब एक दीवार खड़ी है, पक्की है भाई, उसको धक्के दे रहा है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन दीवार तो नहीं मूव होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जिसकी वजह से फोर्स 0 होगा। आगे मूव करते हैं जी। अब फोर्स एक्टिव ऑन अ बॉडी इज 0, अगर फोर्स बॉडी पे लग रही है वो 0 है, देन वर्क डन ऑन इट इज 0। देखो अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन वो भी 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना दो चीज़ें F और D है, ठीक है, तो कोई एक 0 होगा तो वो सारा 0 कर देगा। अब देखो इफ अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जी, देन वर्क डन ऑन द कार बाय इंजन, फ्रिक्शन एंड नेट फोर्स इज रिस्पेक्टिवली। ये तीनों बताने हैं आपने। देखो मैंने आपको बताया इंजन का हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इंजन चला रहा है इसको, फ्रिक्शन का हमेशा मैंने आपको बताया नेगेटिव होगा, ठीक है, और नेटवर्क डन क्या हो गया, दोनों को जमा कर लो, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है दोनों को 0 कर देगा, तो दैट्स वाई द थर्ड फोर्स इज 0। एज कार इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो F इज इक्वल टू ma होगा, m तो कभी 0 होता नहीं है, तो a 0 हो सकता है जो कि इस केस में 0 है, सो दैट टोटल ओवरऑल फोर्स इज 0, ठीक है। सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। तो इस तरह के आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। वर्क डन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर अगर आपके पास कंपोनेंट हो, तीनों कंपोनेंट हो, तो क्या करोगे इसमें, तीनों कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दो, ठीक है, सेपरेट करके लिखो। अब यहाँ पे कंपोनेंट वाला सवाल आ गया, ये फोर्स ये है भाई, ठीक है, पॉइंट इससे इस तक ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके उसमें से ये पॉइंट माइनस कर लो, इससे क्या आ जाएगा, पास डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया, फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लो, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जे वाले के साथ आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -18 जो। एरिया अंडर द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। अब देखो मैंने आपको उस दिन बताया कि जो एरिया होता है, देखो ये एरिया में आप हमेशा जो है वो वाई कंपोनेंट को, एरिया में क्या होता है, एक्स वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं एरिया में, ठीक है। और अगर आप लेते हो जी स्लोप या ग्रेडियंट, तो आपके पास वाई कंपोनेंट हो जाता है डिवाइड। अब इस केस में अगर हम स्लोप लें तो वो जाएगा एफ और डी, जो कि कोई फास्ट फार्मूला बनता नहीं है, ठीक है, एफ और डी बन जाएगा। अब आप क्या करो, अगर इसको कर लेते हो आप एरिया लेते हो तो F इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, F मल्टीप्लाई बाई डी, तो इस केस में ये वर्क डन की इक्वल हो। तो याद रखिएगा एरिया जो है वो
वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, सॉरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखिए, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द बॉडी। आपने वर्क फाइंड करना है। अच्छा, ऐसी चीज़ों में ना बड़ी मज़े की मैं आपको चीज़ बताने लगा, वो ये कि अगर ये बराबर हो, देखो ना ये एक है 2 तक, इसका देखो नीचे वाला इंटरवल देखो 2 का फ़र्क है, यहाँ पे 2 का फ़र्क है, फिर 2 का फ़र्क है। ऊपर देखो तो ऊपर भी 10 तक जा रहा है, नीचे 5 तक जा रहा है। ठीक है, फिर 5 तक और 5 तक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, अगर कोई इक्वल आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो कैसे कैंसिल इस तरह होंगे, देखो ना ये वाला जो ये वाला डब्बा है, ये वाला डब्बा, ये जो नीचे बन रहा है, सॉरी ये नीचे बन रहा है, ये और ये दोनों इक्वल है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कट जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा ये वाला। ठीक, और ये कितना है, इधर 20 है, 10 है, सॉरी इधर 2 है, तो 10 2 क्या हो जाएगा 20। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चले, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बड़ा आसान काम है। देखो हमने पीछे पढ़ा वो था सारा वर्क डन बाय कौन सी फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स आ रहा है। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है कि फोर्स बराबर नहीं है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। ठीक है, वो वाली फोर्स है। तो इस केस में आप क्या करते हो, ठीक है, इन मोस्ट केसेस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो तब आपने क्या करना, इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, इस केस में फोर्स वेरिएबल होता है, मतलब बराबर नहीं है, कि जरूरी नहीं कि अगर वो 5 न्यूटन आ रहा है 5 ही होगा, चेंज होता रहता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर बॉडी इज शोन। अब देखो हम इसको हल करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन आपने बताना है जी। ठीक है, अच्छा अब फोर्स यहाँ पे चेंज हो रही है, देखो ना इस पॉइंट पे फोर्स 50 है, इधर 100 है, इधर जी 150 है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपने करना क्या, तो उसका आसान सा हल है, वो याद ये रखना है आपने। सबसे पहले तो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करने का तरीका ये है कि आपने इस पूरे का कर लेना है ना, क्योंकि लेना है हमने एरिया। एरिया कैसे लेते हैं, इस पूरे का लेंगे। एरिया के लिए फार्मूला क्या है, ट्राइंगल का 1 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। 1 2 लेंथ क्या है इसकी 100 है, और ब्रेथ क्या है 15। ठीक है, तो आंसर जवाब आ जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जो एक चीज़ देखने वाली है ना, वो ये है कि आपके पास 7.5 जूल ये जवाब आ गया। अच्छा, अब जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि अगर आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ जाए, तो फोर्स को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते। अगर मैं गाड़ी को धक्का दे रहा हूँ, मेरे साथ 5 बंदे गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, एक बंदा चला जाता है, फोर्स वेरिएबल होगी। ठीक है, अब मैं फोर्स को तो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो डिस्टेंस है उसके मैं पैचेस बना सकता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस है, मैं उसके पैचेस इस तरह समझ लो, जो फुटबॉल होता है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़ों से फुटबॉल आप समझ ले बना होता है ना, वो उसको फिर इकट्ठा करके फुटबॉल बनाते हैं, तो उस तरह के छोटे छोटे पैचेस। अब जब हम पैचेस छोटे करेंगे ना, तो वहाँ पे हम उसके लिए एग्जैक्ट जो वर्क डन है फाइंड कर सकते हैं पैच के लिए। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल और है कि रॉकेट जो है वो जा रहा है, अर्थ से बाहर जा रहा है। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, उनके दरमियान वर्क डन वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड, वो डिवाइड द पार्ट इनटू स्मॉल इंटरवल। किसको डिवाइड कर रहे हैं, फोर्स को नहीं, पाथ को कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड, वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो आसान सा हल है, 2 हल है। पहला हल ये है, या तो डिस्टेंस जो है उसको आप पैचेस में डिवाइड कर दो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उन सबको इकट्ठा कर दो। देखो यहाँ पे फोर्स के टुकड़े नहीं किए, डिस्टेंस के टुकड़े करने, समझ आ रही है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि भाई आप ग्राफ बना लो। अब देखो ना, खुद देखो, ग्राफ मैंने बना लिया, ये ग्राफ बन गया फोर्स का, वेरिएबल फोर्स है। देखो ना फोर्स, अब अगर मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, पॉइंट यानी 5 मीटर में जब था तो फोर्स कितनी थी 20, 10 पे था तो तभी 20 थी, जब 15 पे आया तो ये कि 0 हो गई। ठीक है, फोर्स चेंज है ना, फोर्स वेरिएबल है। तो उस केस में क्या किया कर लिया करो कि ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के इसका एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लो। क्या फाइंड करो, एरिया अंडर द ग्राफ। वो कैसे है, अगर ट्राइंगल है तो उसके लिए आप, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, L इंटू बी। अगर आपके पास ये ट्राइंगल भी साथ में है तो ये वाला फार्मूला लगा लो। ठीक है, 1 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ये ट्राइपेजियम है, ट्राइपेजियम क्या होता है, इसमें एक रेक्टेंगल हो और एक ट्राइंगल हो, तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कैसे फाइंड करते हो, आप जो सेंटर वाले 2 पॉइंट्स हैं ना, उनको इकट्ठा करके 2 पे डिवाइड करते हो और टोटल जो फोर्स है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। अब इसमें ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आसान काम है। देखो इसका क्या जवाब है, 250। हम इसका दूसरी तरह से निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं ट्राइंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है जी, लंबाई कितनी है 10, ऊपर वो 200, ये तो 200 तो इस तरह हो गया। ठीक है, अच्छा फिर ट्राइंगल के लिए 1 और 2 लेंथ इंटू ब्रेथ छोड़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो रह गया। ठीक है, अब ऊपर कितना है 20। ठीक है, अच्छा नीचे देखो 10 में से 5, 15 में से 5, 10 निकालो, 5 रह गया, इधर 5 है। ठीक है, 2 10 और 10 5 50, तो 200 में 50 जमा करो, क्या जवाब आ जाएगा, 250 जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं।
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन लगा रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीजन स्पेस, देखिए ज़मीन के गिर्द वो एरिया, वो जगह जहाँ पे ज़मीन कोई चीज़ अपनी तरफ खींच सकती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब जैसे हम ज़मीन के अंदर हैं तो हम अर्थ में हैं, तो अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, हम उसके फील्ड के अंदर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ग्रेविटेशनल फील्ड इफ अ बॉडी डिस्प्लेस इन अ डायरेक्शन, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। हॉरिजॉन्टल में करो ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्यों? देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हमने तो देखना है ज़मीन के हिसाब से, जब ज़मीन के हिसाब से देखोगे एंगल क्या बन रहा है? 90, और आपको पता है cos 90 0। ठीक है, बात ही खत्म होगी। हाँ, अगर आप इफ बॉडी इज डिस्प्लेस अपवर्ड डायरेक्शन देन वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर को खींच रहे हो और ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, जी नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अगर आप नीचे खींच भी ज़मीन रही है, आपने ऊपर से कुछ फेंक दिया है, वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जी पॉजिटिव होगा। हमेशा याद रखें, जी कब नेगेटिव होता है? जब जी के अगेंस्ट जाते हो। ठीक है, पेरेंट्स कब गुस्सा होते हैं? जब उनसे लड़ते हो। ठीक है, उनके अगेंस्ट जाते हो। तो इसी तरह जी उस वक्त नाराज़ होता है जब आप जी से दूर जाते हो। ठीक है, जी कहता है भाई हर वक्त जो है वो मेरे से दोस्ती बनाई हुई है, कोई और मिल गया तो इधर तो निकल गए। अच्छा, अ पर्सन होल्डिंग अ 10 kg बैग, ठीक है, 10 kg का बैग पकड़ा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बात ही खत्म होगी। भाई जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, आगे सवाल को पूरा ज़रूर पढ़ लेना। अगर ये सवाल आ जाए रेफरेंस विद किसी और चीज़ के, ठीक है, लेट्स सपोज मैं खड़ा हुआ था, मैं 5 मीटर आगे को चला, मैंने इस पर इतना फोर्स लगा तो वर्क डन निकालो, वहाँ पे वर्क डन निकलेगा। लेकिन अगर आप रेफरेंस ले रहे हो ग्रेविटी को तो वर्क डन नहीं होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एंगल 90 है। जब एंगल 90 तो cos 90 जीरो। ठीक हो गया, आगे देखो। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, जिसकी वजह से हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव, जो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कंजर्वेटिव। अच्छा, अब ये ग्रेविटी की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ यहाँ पे है, एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है, एक उदाहरण उन्होंने इधर ही है। अब एक चीज़ इस तरह अगर जाती है और एक चीज़ जो है इस तरह जाती है, ठीक है, इस तरह घूम घूम के जाती है, तो पाथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब वर्क डन का एक ही आएगा। ठीक है, सारे वर्क डन को इकट्ठा कर लो, सारे वर्क डन एक ही आएंगे। अब ये पाथ 1 की तरह बता रहे हैं, बल्कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई। ठीक है, आपने जाना है जी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। ठीक है, इधर से जाते हो तो पहले इधर से जाओगे, ये पॉइंट ए है, 1 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 2 है। अब तीनों से फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ज़रा, चीज़ है यहाँ पे जी। ठीक है, अच्छा पहले वाले में देखेंगे WAD, A इंटू डी, इधर पहले इसको देख रहे हैं। ठीक है, AD फिर DB, यानी पहले हम इसको ले रहे हैं, पहले यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे AD में ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, आप इधर जा रहे हो, इसको तो साफ कर लेते हैं। ग्रेविटी इधर को खींच रही है, आप नीचे को जा रहे हो, वर्क डन क्या हो गया? जीरो। यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं। अब आप ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ग्रेविटी के हिसाब से देखना है, ग्रेविटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया, पहला हो गया। अब दूसरा देखो, अब AC और CB की बात करते हैं, AC और CB इसकी बात करते हैं। देखो AC की तरफ जब आप ऊपर गए तो वर्क डन नेगेटिव, जिसकी वजह से नेगेटिव आ गया। ठीक है, फिर CB की तरफ गए तो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप इधर को जा रहे हो 90 एंगल बना, कोई वर्क डन नहीं हुआ, ये जीरो। ठीक है, अब पार्ट 3 पे आते हैं, तो पार्ट 3 ये है जी। ठीक है, इसमें कोई तीसरा पार्ट है नहीं। ठीक है, यानी पहले इसमें था ना AC और CB था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जो वेट नीचे को है, आप ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी नेगेटिव है, तो माइनस समझिए। तो देखो तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं? ये देखो, ये देखो और फिर ये देखो, तो इट मीन्स पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन क्लोज पाथ है जीरो। और अगर कोई ऐसा पाथ है जो क्लोज है, ठीक है, क्लोज पाथ है, मतलब आप इधर से होके वापस घूम के वापस इधर ही वापस आए हो, तो ऐसे पाथ में वर्क डन तब भी क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ग्रेविटी के अंदर क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से दोनों कट जाएंगे, बाकी दो जीरो होंगे, तो उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ? जीरो। वही बात आ गई, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल याद रखना, जिसमें वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दो चीज़ें, दो इसकी निशानी है, पहला पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दूसरा उस क्लोज पाथ के अंदर जितना वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन डिपेंड ऑन पाथ फॉलो, यहाँ पे पाथ फॉलो पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, अगर खड्डे बहुत हैं तो जंप लगेंगे, वर्क डन ज़्यादा लगेगा, गाड़ी के पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जो मतलब रोड हुआ,
जो फोर्स फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो वो क्लोज पाथ पे वर्क डन होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। वर्क डन एरोप्लेन बाय एयर फ्रिक्शन इज नॉट जीरो इन क्लोज पाथ, लॉन्गर द पाथ फॉलोड बाय एरोप्लेन लार्जर द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वही बता रहा हूँ ना, एयर फ्रिक्शन हो या ज़मीन वाली फ्रिक्शन हो, दोनों नॉन कंजर्वेटिव है। देखो, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन या रेजिस्टेंस, प्रपल्शन ऑफ रॉकेट, मोटर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। आगे हम नज़दीक ही आ गए हैं ऑलमोस्ट जी, हम थोड़ा सा रह गए, ठीक है, कवर करते हैं इसको। आगे जी पावर। पावर क्या है जी? डेफिनेशन देखो, रेट, किस रेट यानी टी से डिवाइड कर रहे हो, किसका, एट विच वर्क इज बीइंग डन, वर्क का रेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, वर्क एक चीज़ के इक्वल है, हमेशा याद रखना, और वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहोगे कि वर्क किसके इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी की आपने फिर इसको सेपरेट क्यों बनाया? एक चीज़ बात जरूर याद रखना, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही है? काइनेटिक एनर्जी क्या है, समझ लो, सिंपल समझ लो, चलने की कुव्वत, ठीक है। मैंने खाना खाया, मैं उठा, यहाँ से उठ के वहाँ पे चला गया, मैंने कोई काम किया, मतलब मैंने काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया ना, ठीक है, मतलब मैंने वर्क डन किया। लेकिन ज़रूरी ये है कि वर्क डन में चेंज होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना चाहिए। अगर मेरी 10 जॉल काइनेटिक एनर्जी थी, तो थोड़ी देर बाद मतलब 9 जॉल रह जाएगी। इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन माई काइनेटिक एनर्जी, सो दैट्स मीन आई हैव डन अ वर्क। अगर मैं बैठा रहा, सोया रहा, मैंने कोई वर्क नहीं किया, मेरी बॉडी में तो वर्क हो रहा है, मेरे बॉडी में सेल तो काम कर रहे हैं, सो दैट मीन्स देयर इज अ वर्क डन इन माई बॉडी, दैट्स वाई देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। गॉट इट? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है और इट इज डॉट प्रोडक्ट। हमेशा याद रखिएगा, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा, द रिजल्ट विल बी आ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज पावर। और ये किसका डॉट प्रोडक्ट है? एफ इंटू वी का। ये कैसे बनता है? देखो, डब्ल्यू ओवर टी, डब्ल्यू की जगह पुट कर दो एफ इंटू एस ओवर टी, ठीक है। एफ को सेपरेट करो, एस है डिस्टेंस ओवर टी है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, तो किसके इक्वल होता है? स्पीड के इक्वल, तो एफ इंटू वी। हम वी यहाँ पे किसको लेते हैं? स्पीड को लेते हैं, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। समझ आ रही है? ठीक है, दैट वाई वी एफ वी कॉस थीटा। जब आप डॉट प्रोडक्ट को खत्म करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे यूनिट इसका वाट है, जो कि जॉल पर सेकंड के इक्वल है। इसके अलावा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के इक्वल है, ठीक है। अगर आप वर्क डन को इधर ले आओगे तो पावर इंटू टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यूनिट ऑफ पावर एंड यूनिट ऑफ टाइम जो है वो क्या है आपके पास? यूनिट ऑफ पावर वाट है और टाइम जो है वो सेकंड है, ठीक है। वाट सेकंड भी हो सकता है, वाट आर भी हो सकता है, किलो वाट आर भी हो सकता है, मेगा वाट आर भी हो सकता है, एनर्जी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। पावर जो है इसको आप हार्स पावर में मेजर कर सकते हो। 1 हार्स पावर इज 746 वाट, जो कि मोस्टली रिपीट हो जाता है। बॉडी ऑफ मैस लिफ्ट टू हाइट इन द पावर। अगर आप हाइट पे जाते हो तो वर्क डन हो रहा है ना, हाइट पे वर्क डन हो रहा है, तो इसकी जगह आप mgh पुट कर दो, ठीक है, mgh बाई टी। अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, अभी यही बात मैंने आपको कही कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी इक्वल होगा, डेल्टा पी ए के इक्वल होगा, ठीक है। चेंज होना चाहिए, ये बात जरूर रखना। एच फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। किलो वाट आर क्या होता है? 1 किलो वाट आर इज वर्क डन इन आर। 1 घंटे के अंदर 1 किलो वाट का जो इस्तेमाल होना है, दैट इज किलो वाट आर, ठीक है। 1 आर वाट आर किसके इक्वल होता है? वाट आर, वाट होता है डब्ल्यू, आर क्या मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितना टाइम होता है? देखें, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और उन मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। टोटल अगर सेकंड देखें तो वो 3600 सेकंड है, तो 3600 जाउल हो जाएगा। अब अगर आप इसको किलो जाउल में करना है तो डॉट को यहाँ से लेके यहाँ पे ले आओ, तो 3.6 जो है वो किलो जाउल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर किलो वाट आर करना है तो आप इसमें किलो में 3 मजीद मिला दो, 3 ये हैं, 3 मजीद मिलाओगे तो मेगा बन जाएगा। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। अगर मेगा वाट आर कर दोगे तो 3.6 गीगा वाट आर, गीगा जाउल बन जाएगा। गीगा 10 की पावर ये तकरीबन देखें इसमें मेगा वाट आर 3.6 किलो आर, किलो तो पहले ही है, मेगा 10 की पावर 9 होता है गीगा, ठीक है। आगे एनर्जी, अब बात करते हैं एनर्जी की। कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। बॉडी की कैपेसिटी जिसमें वो काम करता है उसको एनर्जी कहते हैं। उसकी बहुत सारी टाइप है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल काम करने की एनर्जी वो पोटेंशियल भी हो सकती है और काइनेटिक में हो सकती है। काइनेटिक तब होगी जब गाड़ी चल रही होगी आगे पीछे, ठीक है। लेकिन अगर जब आप ऊपर नीचे की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल नीचे आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी इसका यूनिट जाउल है, जो कि 1 जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। इसके अलावा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये यूनिट बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। वर्क डन और एनर्जी के दोनों के सेम यूनिट्स हैं, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। आगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन मतलब चलने की वजह से, इधर आगे या पीछे चलने की वजह से जो आपके पास एनर्जी आप पोजेस करते हो आपको मिलती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी।
इन टर्म ऑफ वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर टर्म ऑफ मोमेंटम देखना है, पी स्क्वायर 2 हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। ये वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल है और मास के डायरेक्टली इक्वल है। तो जब भी आप चीज़ सिंपल आपके पास एक चीज़ हो तो उसका हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर स्क्वायर हो तो ग्राफ थोड़ा सा कर्वी होगा, ठीक है, ऐसे कर्वी। उसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और ये डबल की स्पीड में बढ़ रहा है क्योंकि स्क्वायर है इसका। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसे होगा, और पी स्क्वायर के लिए अगर आप सिंपल पी के लिए लेते हो तो इसका ग्राफ, अगर आप पी स्क्वायर के लिए लेते हो क्योंकि पी स्क्वायर ऑलरेडी मेंशन कर रहे हो आप, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन होगा। पोटेंशियल एनर्जी ये पोजीशन की वजह से, पोजीशन ऊपर या नीचे की वजह से हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसको आप मैं कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि मैं ज़मीन के हिसाब से उसको ले रहा हूँ, तो कोई रेफरेंस ज़रूर लेते हैं आप, ठीक है। तो रेफरेंस कोई भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब ये ज़रा मैं बताता हूँ ये कौन सी बात हो रही है। देखें, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव है। आप लाके पॉजिटिव चार्ज रखते हो और उसको ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश करते हो। अब क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। तो देखें, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इस केस में जब आपका चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के अगेंस्ट जा रहा होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव के अगेंस्ट जा रहा होगा, तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन इज पॉजिटिव। लेकिन अगर वो वापस इधर आ रहा है तो फिर तो वो पॉजिटिव है क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रही। तो आपने याद रखना है mgh में जब h बढ़ रहा होगा तो इट मीन्स उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है। आगे देखें, आगे जी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का सरफेस जो है उसका आप रेफरेंस लेते हो, अगर बाहर अर्थ के बाहर लेते हो, ठीक है, रेफरेंस जो है किसी इन्फिनिटी पॉइंट के लेते हो तो ये फार्मूला आप लगाओगे, ठीक है। इलास्टिक फार्मूला ये 1 to k x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगर आप पॉइंट चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहते हो तो KQ1 Q2 और R हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1 to CV स्क्वायर हो जाएगा। इंडक्टर में I स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेसर स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये MCQ बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। आगे देखें, आई थिंक दिस द लास्ट टॉपिक, या द लास्ट टॉपिक राइट नाउ, तो कवर करते हैं इसको, चलें, अच्छा है, टाइम से कवर हो रहा है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय ग्रेविटेशन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी। देखें, अब इसका आसान सा हल है, ये ज़मीन है, यहाँ पे एक बाल पड़ा हुआ है, ठीक है, एक बाल पड़ा हुआ है, मैंने इसको उठा के ना यहाँ पे लेके आना ताकि अर्थ का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट इस पर ना पड़े। अब क्योंकि अर्थ कहेगा कि भाई मेरी चीज़ है, आप कहाँ से कैसे लेके जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, तो अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ से जब अर्थ कहेगा कि भाई मेरी चीज़ आप क्यों लेके जा रहे हो, तो अर्थ तो इसको इतनी आसानी से लेके जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव लगेगा तो फिर हम इससे निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। G इज़ अ ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है। M इज़ अ मास ऑफ अर्थ, और छोटा मास ऑफ द बॉडी, और R जो है उसका रेडियस, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आप इससे कुछ चीज़ छीन के जा रहे हो, डेफिनेटली आप फ़ायदे में नहीं होगे। आप कोई हमसाये के साथ लड़ाई करते हो, कोई रिश्तेदार के साथ लड़ाई करते हो, तो वहाँ पे आप नुकसान में रहोगे। आप जीत भी जाओ ना तब भी नुकसान में रहो, क्योंकि रिश्तेदार एक ऐसी चीज़ होता है जिससे आप जैसी भी हो बना के रखनी पड़ती है, समझ आ रही है। आगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी G/M over R, ठीक है। और सरफेस ऑफ अर्थ की अगर बात की जाए, ठीक है, एट हाइट, अगर हाइट वो यानी आप लेट्स सपोज आप यहाँ पे रेडियस देखें, अर्थ का रेडियस जो है यहाँ तक, इसका कंट्रोल यहाँ तक है, तो यहाँ तक आप बड़ा R यूज़ कर सकते हो, छोटा R यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ऊपर जाओगे तो आप H यूज़ करोगे, तो अब इन दोनों को इकट्ठा करके फिर आप इनका ऐड करके वो इनको सॉल्व करते हो, तो इस वजह से यहाँ पे R+H किया हुआ है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होगा और इन्फिनिटी पॉइंट पे भी 0 होगा, ये बात याद रखनी, ठीक है। सेंटर पे और इन्फिनिटी पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर दो, वो वर्क डन के इक्वल होगा। वही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपसे की, वर्क डन बॉडी इज पॉजिटिव देन इज एनर्जी इंक्रीज, वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव हुआ तो एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके चेंज के, ठीक है, एनर्जी के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप इसको इस तरह करके लिखना चाहो, ये आपको मुश्किल लग रहा है, इसको इस तरह करके लिखो, W इज इक्वल टू डेल्टा E, यानी चेंज इन एनर्जी, सिंपल एनर्जी। अब एनर्जी के अंदर इसकी सारी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इफ़ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 देन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। देखिए, अगर कंजर्वेटिव कोई फोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऐसी कोई फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, उसका वर्क डन 0 है, देन उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक 0 नहीं होगा।
ये याद रखिए, ठीक है। और इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वाइल कीपिंग द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वर्क डन हो लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसको घूमने ना दो, हिलने ना दो, आगे पीछे चलने ना दो, ठीक है। हम ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस केस में काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें काम आएगी, ठीक है। एफ डी इज इक्वल टू, अब एफ डी क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। डिफरेंट बात है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। इफ वर्क डन ऑन द बॉडी जीरो देन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हम चेंज देख रहे हैं, समझ आ रही है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो उस केस में वर्क डन जीरो होता, तो ये भी जीरो। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं चेंज की। अगर इसका वर्क डन जीरो हुआ तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। लेट्स सपोज वो अगर पहले 10 था तो वो 10 ही रहेगा, ठीक है, चेंज तो नहीं हुआ। जब चेंज होगा तो वर्क डन के इक्वल होगा। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट देन उसका वी आई जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब वी आई जीरो होगा तो ये फार्मूले, इस फार्मूले से आप देख रहे हो तो वी आई वाला फैक्टर निकल जाएगा, सिर्फ ये वाला रह जाएगा। ये बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, अगर उसको रेस्ट में लाया जाए तो उसका फाइनल मोमेंटम वाला, फाइनल जो है वो निकल जाएगा, इनिशियल वाला रह जाएगा, ठीक है। अब इस केस में लेते हैं, जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एम जी एच टू माइनस टी। अब इसमें भी यही है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज, वर्क डन नेगेटिव होगा तो डिक्रीज, वर्क डन बॉडी जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। आगे देखें, अब फार्मूलाज हैं। इफ 1000 फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, अब स्टॉप कर रहे हो तो वी एफ इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, वी एफ जीरो हो जाएगा विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इन सेम डायरेक्शन व्हेन इट्स मूविंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने उसकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस जो है वो जा रही है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। यानी इसको अगर मैं सादा से अल्फाज में बताऊँ, वो ये कि 1000 फोर्स चाहिए था एक गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, उसकी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर हम उसको 20 मीटर पर सेकंड कर दें तो फिर कितना चाहिए होगा, ठीक है। एज डिस्टेंस आर सेम, सो डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए, ठीक है। डिस्टेंस की उसने बात नहीं की, उसने बात की सिर्फ स्पीड की। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। ये वी इज़ डबल, वी अगर डबल होता है, देखें वी पहले था 10 से अगर वी होता है 20 तो फोर्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। वी अगर डबल हो रहा है तो फोर्स उसके 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखें, अगर वी पहले था 2, ठीक है, और वी का अगर हम स्केल लें तो हो जाएगा 4, तो पहले 2 था वो 4 हो गया, ठीक है, डबल हो गया। अगर वो डबल है क्योंकि उसके ऊपर स्केयर है, फोर्स के ऊपर तो स्केयर नहीं है, तो ये डायरेक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 × 1000 दैट इज 4000। आगे वट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट, अब उसका वी आई जीरो है, वी आई क्या है, जीरो है। मैथ ये है, और रेस्ट टू वेलोसिटी वी एफ ये है, ठीक है। 1 to m वी एफ फार्मूला लगा दो, ठीक है। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फोर्स निकालो 0.8 न्यूटन। इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। और ये कब होता है, जब आप कोई चीज़ कोई छत पे बाल ले जाओ, आप जब बाल को ऊपर से फेंकने लगो तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें मैक्सिमम हो जाएंगी, क्योंकि हाइट है, ठीक है। जैसे फेंकोगे वो नीचे को मूव होने लगी तो फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी एक आहिस्ता आहिस्ता करके काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी। और जब बाल जाके नीचे हिट करेगी तो उस टाइम उसकी जो मैक्सिमम उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें जीरो हो चुकी होगी। लेकिन टॉप लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये देखें ज़रा, ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, काइनेटिक जीरो, टोटल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। और दरमियान में अभी ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, हाफ इसमें से निकल के हाफ इसमें से आ गई, और इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इफ अ बॉडी मैस आई एम फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम हाइट, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन एंड गेन, यानी एक से लूस होगा, लॉस होगा, दूसरे से गेन होगा, क्योंकि हमने ये फार्मूला बरकरार रखना है, इज इक्वल टू पी इंटू के, यानी काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है हमने ये बरकरार रखना है। तो इसमें ये होता है कि आप एक को कम करते हो दूसरे को ज़्यादा करते हो, ताकि जवाब अगर 5 जूल है तो वो 5 ही आना चाहिए। चाहे आप एक को 2 को करो, एक को 2 करो, एक को 5 करो, सॉरी एक को 2 करो, एक को 3 करो, फिर अगली दफ़ा दूसरे को 3 करो, तीसरे को जो है वो 2 करो, जवाब 5 आना चाहिए। आफ्टर फाइलिंग लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgx हो जाएगा, लॉस इन परसेंटेज लॉस कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, गेन एंड काइनेटिक एनर्जी mgx उसको भी मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। स्पीड के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला यूज़ करके 2hgx या 2hg या gh इसको यूज़ कर सकते हो। गेन एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए आप फार्मूला ये यूज़ करोगे और mgh h1 माइनस h2 करोगे, ठीक है, यानी ऊपर वाले डिस्टेंस से नीचे वाला माइनस कर दोगे। If at height h1 body is moving with velocity v1, then at height 2 velocity of the body will be, उसके फार्मूला यूज़ करोगे। बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट में तो से गिरे तो उसका वी आई जीरो होता है। आगे, ठीक है, वी स्पीड किसके इक्वल होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी ऊपर से डिस्टेंस कितना उसको डिपेंड करता है,
ठीक है, ये फार्मूला आप हाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर ग्राउंड पे बॉडी पहुंच जाती है तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनर्जी को आप बना नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। 2 balls ऑफ डिफरेंट मैसेज, 2 balls है, एक इधर को जा रहा है इधर को जा रहा है, फ्रॉम फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। देन विच बॉल इज मूविंग फास्टर, कौन सी बॉल मूव फास्टर करेगी, तो एज वी नो v इज इक्वल टू 2gh। अब ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है, हाइट भी सेम है, ठीक है, दैट्स वाई वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट एंड इज डिपेंडेंट ऑन मास, वो मास पे डिपेंड करता है। हाइट सेम है ना, देखो एच सेम है, यहाँ पे एच सेम है, तो आप जितनी बड़ी गाड़ी रखोगे, कुछ भी रखोगे, तो दोनों सेम टाइम पे सेम उस पर जाके उनकी स्पीड सेम होगी, ठीक है, बोथ आर मूविंग विद सेम स्पीड। तो ये फार्मूलाज ही होते हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी साथ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि एफ डी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ये फार्मूला, जब फार्मूला 2gh वाला है ना, 2gh फार्मूले में फिर जब आप ये वाली वैल्यू ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो लार्जर द मास ग्रेटर द स्पीड, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। लार्जर द पाथ स्मॉलर द स्पीड, पाथ जितना लंबा होगा गाड़ी या कोई चीज़ होगी रोल करते करते आहिस्ता हो जाएगी। लार्जर द फ्रिक्शन स्मॉलर द स्पीड, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो भी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कुछ। इन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर फेंका जाए, ठीक है, ऊपर फेंका जाए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ना यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी। एफ डी वैसे ही होगा, वो कभी इसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। अभी इस बार आगे दोबारा आएगा 2 बॉल मैसेज डिफरेंट मैसेज रोल्ड ऑन रफ सरफेस, अब सरफेस रफ है, ठीक है, तो कौन सी बॉल फास्टर मूव कर रही होगी, तो आपके पास अगर सरफेस रफ है यानी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की अगर आप बात कर रहे हो, जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतनी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो मास जितना ज़्यादा होगा, अब ये चीज़ें दोबारा ज़रा देखो, जितना मास ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर ये चीज़ देखें तो फ्रिक्शन दोनों के लिए अब सेम है, यानी अब क्योंकि उसने रफ सरफेस कह दिया, फ्रिक्शन है, इधर भी है इधर भी है, लेकिन फिर हम किसको देखेंगे, मैथ्स को देखेंगे, तो मैथ्स इसका ज़्यादा, दैट्स वाई जो लार्जर बॉल है ना वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, ठीक हो गया। तो इससे अगला चैप्टर शुरू हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और अब से इंशाल्लाह हम आगे एक चैप्टर ही कवर करेंगे ताकि आप डेली एक चैप्टर कवर कर सको और मेरे लिए भी अपलोड करने में आसानी हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अब आपने करना है ये तकरीबन एटलीस्ट 300 एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस करने। स्टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई सजेशन हो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कोई कमी हो तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।